एक 40 साल की महिला ट्रेन में बैठ करके कहीं जा रही थी और वो बहुत ज्यादा उदास और बहुत ज्यादा मायूस में लग रही थी। महिला बार बार इसकी आंखें जो थी वो गीली हो जा रही थी। इसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। आस पास के बैठे लोग इसे इस अवस्था में देख ना ले, इसीलिए इसने अपना चेहरा अपना पल्लू से छुपाया हुआ था। मन ही मन ये काफी ज्यादा दुखी और व्यथित लग रही थी। आखिरकार ये महिला जहां जाना चाहती थी वहां उसका स्टेशन आता है, वो स्टेशन से नीचे उतरती है और बड़े ही बूझे मन के साथ बहुत ज्यादा दुखी होकर ये अपने घर की तरफ चल पड़ती है। और जैसे जैसे शाम ढलती जा रही थी इस महिला की धड़कनें ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इसको काफी ज्यादा घबराहट का एहसास होता जा रहा था। और जैसे ही रात होती है और इसका पति घर आता है उसके बाद इस महिला की चीखें इस कदर गूंज उठती है कि आसपास के लोग वो भी हैरान थे, परेशान थे कि आखिर इस घर से इस तरह की महिला की आवाजें क्यों चीखें आ रही है, क्यों इस तरह से आवाज आ रही है। महिला अपनी जिंदगी से इतना ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि वो कभी भी कोई सा भी कदम उठा सकती थी, या तो खुद का नुकसान पहुंचा सकती थी या तो सामने वाले का नुकसान कर बैठती थी। तो आखिर क्या इस महिला की तकलीफ थी, क्या कहानी थी, पूरी कहानी वीडियो में जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें जो है वो मोटिवेशन मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके हाइप करना ना भूले। ये दोस्तों सच्ची घटना है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर हुई है और वहीं की ये घटना होती है। और उसी एक इलाके के अंदर एक घर है जिसमें सिद्धि प्रकाश अपनी पत्नी मंजू के साथ रहा करता था। सिद्धि प्रसाद की उम्र 48 साल की थी और मंजू की उम्र 40 साल थी। 25 मई 2025 की यह घटना है। मंजू सुबह सुबह जैसे ही उठती है तो वो अपने बेड के ऊपर अपने बगल में अपने पति सिद्धि प्रसाद को ना देख करके ये परेशान हो जाती है। ये अपने पति को आवाज लगाती है क्योंकि इसका पति इतना जल्दी उठा नहीं करता था। जो सिद्धि प्रसाद है वो रेलवे में कर्मचारी था। कभी इसकी ए शिफ्ट लगती थी तो कभी बी शिफ्ट लगती थी तो कभी सी शिफ्ट लगती थी। 3 शिफ्टों में इसकी ड्यूटी लगा करती थी। अब जब मंजू ने देखा कि उसका पति आसपास नहीं है तो फिर उसने घर के अंदर छानबीन करना शुरू करा। लेकिन घर के अंदर भी सिद्धि प्रसाद का कहीं से कहीं पता नहीं चला। तो फिर मंजू को फिक्र होने लगी। ये सिद्धि प्रसाद के फोन पर लगातार कॉल की जा रही थी, लेकिन जो सिद्धि प्रसाद था ना तो उधर से फोन उठा रहा था और ना ही उसका कुछ पता चल पा रहा था। अब यहाँ पर मंजू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। ये अपने घर से बाहर निकलती है। घर से बाहर निकलने के बाद जब ये 40-50 मीटर की दूरी पर जाती है तो इसके घर के पीछे एक बहुत बड़ा तालाब था और तालाब के पास में एक गड्ढा था। गड्ढे के अंदर इसे कुछ खून से लथपथ कपड़े मिलते हैं। इन कपड़ों को देखकर ये घबरा जाती है क्योंकि ये कपड़े सिद्धि प्रसाद के थे, यानी कि मंजू के पति के थे। ये महिला और इधर उधर ताका झाकी करती है तो एक खड्डे के अंदर इसी तरह से जो सिद्धि प्रसाद है उसकी जो है वो लहूलुहान वहां हालत में सौ पड़ी हुई थी। मंजू इस चीज को देखने के बाद वहां पर दहाड़े मारकर रोने लग जाती है, चीखने चिल्लाने लग जाती है। आसपास के गांव वाले जब इस बात को सुनते हैं, इन आवाजों को सुनते हैं तो वो मंजू के पास जाते हैं और जैसे ही वो खड्डे के अंदर देखते हैं तो गांव के लोग जो थे वो भी हाहाकार मचाना शुरू कर देते हैं। कि तभी वहां के थाना के अंदर जो है वो इस पूरे मामले की सूचना दे देता है पुलिस को। पुलिस को इस सारे घटना से अवगत करा देता है। पुलिस जब इस तरह से किसी हत्याकांड के बारे में सुनती है तो सुबह सुबह 8 बजे का टाइम था, पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है तो देखती है कि गड्ढे के अंदर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था और शव का जो सिर है वो बुरी तरह से खराब किया गया था। उसे बुरी तरह से हमला किया गया था जिससे कि उसकी खोपड़ी जो थी वो पूरी तरह से फूट चुकी थी और काफी खून बह चुका था। अब यहाँ पर पुलिस मंजू से पूछताछ करती है कि कौन है, तो मंजू कहती है कि उसका पति है जिसका नाम सिद्धि प्रसाद है, रेलवे में नौकरी करता है और बहुत ही अच्छे इंसान है। गांव वाले भी कहते हैं कि हाँ ये बहुत सज्जन व्यक्ति है, इनके किसी से कोई रंजिश दुश्मनी नहीं थी। तो आखिर किसने इनके साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल तो ये जो शक था वहां पर जो भी मौके पर कार्रवाई होती है वहां पर वो करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए उसे मोर्चरी में पहुंचा दिया जाता है। अब यहाँ पर ये जो सिद्धि प्रसाद है इसके शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया जा चुका था और पुलिस तफ्तीश में लग जाती है। सबसे पहले तो मंजू से पूछताछ करनी थी, लेकिन जब तक शव का अंतिम संस्कार न हो जाए तो घर वालों से इस तरह से पूछताछ करना एक व्यवहारिकता में नहीं आता। और दूसरी बात, घर वाले भी इतने कंडीशन में नहीं होते कि वो किसी सवाल का जवाब दे सके। पुलिस सारी प्रक्रिया के बाद ये जो शव था वो मंजू को सुपुर्द कर देती है। मंजू जो है वो इसका अंतिम संस्कार करवा देती है सबकी मौजूदगी में। सारे रिश्तेदारों और गांव वाले इकट्ठे तो पहले ही हो चुके थे। अब ये अंतिम संस्कार होने के 1-2 दिन बाद पुलिस मंजू से पूछताछ करने के लिए आती है। मंजू से जब पूछा जाता है कि सिद्धि प्रसाद की किसी से कोई दुश्मनी थी, कोई रंजिश थी, तो मंजू यहाँ पर साफ मना कर देती है। कहती है कि सिद्धि प्रसाद की हत्या की गई थी। ऐसा नहीं था कि बिना रंजिश के या बिना किसी दुश्मनी के कोई किसी के साथ ऐसा करे, क्योंकि हत्या इसी तरीके से किया ही गया है। उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया था, उस पर बुरी तरह से प्रहार किया गया था भारी चीज से, और जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई थी। और ये उस रिपोर्ट में भी साफ साफ लिखा हुआ था। इस पर इतना हमला करने से पहले सिद्धि प्रसाद की गला घोट करके हत्या की गई थी। अब जब पुलिस इतना कुछ देखने के बाद पूछताछ करने आती है तो मंजू कहती है कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तो पुलिस की बात जो थी ये गले में उतर नहीं थी। दूसरी बात, पुलिस ने ये देखी थी कि मौके पर कोई खून के छींटे नहीं थे, जबकि सिद्धि प्रसाद के साथ काफी ज्यादा जो है वो बुरी हमला किया गया था। इसका मतलब ये है कि उसकी हत्या कहीं और की गई थी और उसके शव को यहाँ पर लाकर प्लांट किया गया था बाद में।
सिद्धि प्रसाद के जो कपड़े मिले थे उस गड्ढे में से, उसे भी साफ जाहिर था कि सिद्धि प्रसाद ने जो कपड़े हत्या वक्त पहने थे वो किसी ने चेंज किए थे, वरना जो वो खून से सने कपड़े थे वो उसके शरीर पर होने चाहिए थे, जबकि उनके शरीर पर बिल्कुल ही साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। तो यहाँ पर पुलिस एक और जगह डाउटफुल थी कि कोई कातिल अगर किसी की हत्या करता है तो उसके पास इतना समय कहाँ होता है कि वो उसके कपड़े तक चेंज करे। पुलिस इन सभी चीजों को लेकर के आगे बढ़ी जा रही थी। मंजू से पूछताछ करती है तो इसे कोई नतीजा नहीं निकला। तो यहाँ पर पुलिस आज ताज और गांव वाले के लोगों से पूछताछ शुरू करती है कि आप बताइए, आपके नजर में कोई ऐसा मामला हो जिसकी वजह से ऐसा हुआ, कुछ रिपोर्ट अगर आप हमें दे सकते हैं तो दीजिए। गांव वाले तो पहले काफी ज्यादा हिचकिचाते हैं क्योंकि ये काफी ताजा मामला था और गांव वाले नहीं चाहते थे कि कहीं से कहीं तक मंजू या मंजू के परिवार पर किसी तरह की आंच है, लेकिन बातें तो छुपती नहीं है। गाँव में से सारे लोगों ने गांव में पुलिस को समर्थन किया और पुलिस को बताया गया कि ये जो सिद्धि प्रसाद के साथ ऐसा हुआ है, अगर आप इसका कारण जानना चाहते हो कि कातिल कौन है तो आपको मंजू से ही पूछताछ करनी होगी, मंजू ही सच बता सकती है। लेकिन अब मंजू को तो सीधे सीधे पुलिस उठा नहीं सकती थी बिना किसी एविडेंस के, इसीलिए जो मंजू का मोबाइल फोन उसे सर्विलांस पर लगाया जाता है और इसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला जाता है। यहाँ पर पुलिस को पता लगता है कि जो मंजू है इसकी लगातार कई बार बात हुई है आकाश नाम के एक लड़के के साथ। अब ये आकाश कौन था? जब पुलिस इसकी मालूमात करती है तो पता करती है कि जो आकाश है वो मंजू का ही भांजा है, मतलब कि जो सिद्धि प्रसाद था वो इसका भांजा था। अब यहाँ पर जब सिद्धि प्रसाद का भांजा था आकाश, उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। उसे पूछताछ की जाती है कि तुम्हारी मंजू के साथ इतनी बातें क्यों हुआ करती थी। तो आकाश कहता है कि वो उसकी मामी है और मामी उसके रिश्ते में लगती है तो बातचीत तो होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो पुलिस कहती है कि ठीक है, वो रिश्ते में तुम्हारी मामी लगती है, वो तुमसे बात करेंगी, लेकिन जो तुम्हारी बातों की इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। रात को 2-2, 3-3 बजे भी तुम्हारी उनसे बात होती थी। कोई रिश्तेदार इस तरीके से तो बात नहीं करता है, अगर बातें करनी होती थी तो दिन में करते हैं। तुम्हारी तो कंटिन्यू उनसे बात होती थी और इसीलिए तो तुम्हें बुलाया गया। तो तुम दोनों का आखिर चक्कर क्या चल रहा है? साफ साफ और सही सही बताओ। यहाँ पर जो आकाश होता है अब ये बातें सुनकर घबरा जाता है और जैसे ही घबरा जाता है तो पुलिस ने इसे बॉडी लैंग्वेज से भाप लिया। फिर पुलिस ने इसे साथ थोड़ी सख्ती करी। तो यहाँ पर जो आकाश है वो खुद को बेगुनाह बताता है, कहता है कि मैं बेगुनाह, साहब मुझे छोड़ दीजिए, ये जो भी कुछ करा वो मंजू ने करा, उसकी मामी ने करा है। अब जब उसके मुंह से ये बात निकली तो यहाँ पर पुलिस मंजू को पकड़ करके थाने में ले आती है। मंजू आती है और फिर थाने में आने के बाद वो काफी ज्यादा इस चीज का विरोध कर रही थी कि उसके पति की ऐसे साथ कांड हुआ है और उसके कातिलों को ना पकड़ करके आप मुझे पकड़े, ये सारी चीजें वो पुलिस से कह रही थी। मंजू के साथ कई सारी गांव की महिलाएं भी आई थी, लेकिन जैसे ही कि सलाखों के पीछे मंजू ने आकाश को देखा तो मंजू वहीं पर ढीली पड़ गई थी, क्योंकि अब मंजू को लग गया था कि जब आकाश पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है तो यानी कि अब मंजू का भी सारा खेल खुल चुका है। अब यहाँ पर पुलिस मंजू को सामने बैठा थी और जो महिला कांस्टेबल है वो मंजू से कहती है कि तुम सच सच अपने आप जो कुछ सच बता सकती हो बता दो, वरना फिर अगर हम अपने तरीके पर आ गए तो तुम्हारे फरिश्ते भी बोलना शुरू कर देंगे। मंजू जब ये बात सुनती है तो वो घबरा जाती है। मंजू और आकाश को आमने सामने बैठा लिया जाता है और पुलिस इनसे पूछताछ करती है। मंजू कहती है कि जो सिद्धि प्रसाद है 8 साल पहले मंजू से सिद्धि प्रसाद की शादी हुई थी। जब सिद्धि प्रसाद से मंजू की शादी हुई तो सिद्धि प्रसाद जो थे बहुत ज्यादा खुश मिजाज और बढ़िया इंसान थे। मंजू को वो हर तरह से खुश रखा करता था और यहाँ पर सिद्धि प्रसाद की इनकम में भी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि सरकारी कर्मचारी था, इसलिए वो मंजू की हर ख्वाहिशों को पूरा करता था। मंजू भी काफी ज्यादा खुश थी। यहाँ पर सिद्धि प्रसाद की धीरे धीरे मंजू के साथ जब जिंदगी आगे बढ़ती गई तो फिर उसकी एक आदत पड़ गई कि वो शराब पीना शुरू कर देता है। अब यहाँ सिद्धि प्रसाद नशे की हालत में घर पर आता और मंजू के साथ वो सारा काम करता तो फिर मंजू का पारा हाई हो जाता था। ये सिद्धि प्रसाद से लड़ने बैठ जाती थी। सिद्धि प्रसाद शुरू में तो मंजू के नखरों को और उसके इस लड़ाई को संजीदगी से लिया करता था। मंजू से वो माफी भी मांगा करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो सिद्धि प्रसाद की हरकतें बढ़ती चली गई। अब ये रोज शाम को पी कर आता और मंजू के साथ अगर उनकी इच्छा हो तब भी और ना इच्छा हो तब भी उसके साथ वो संबंध बनाता था। मंजू ये चीजें देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान और दुखी रहने लगी थी। यहाँ पर मंजू के 2 बच्चे भी हो चुके थे, एक लड़का और एक लड़की, जिसमें जो मंजू का बेटा होता है उसकी किसी कारणों से इस दुनिया से वो चला जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ इसे एक बेटी मंजू की रह गई थी। तो यहाँ पर सिद्धि प्रसाद को इस बात का बहुत बड़ा झटका लगा था, बहुत बड़ा दुख हुआ था। सिद्धि प्रसाद चाहता था कि उसे एक बेटा और होना चाहिए, बेटा तो चाहिए उसके घर के अंदर। ये मंजू को फोर्स करता था बच्चा पैदा करने के लिए। मंजू अब चाहती ही नहीं थी कि वो तीसरे बच्चे को जन्म दे, लेकिन यहाँ पर जो सिद्धि प्रसाद था वो मानता ही नहीं था। मंजू के साथ जबरदस्ती वो सारा काम करता था बच्चे के लिए, जबकि बात कुछ और थी। वो मंजू के साथ सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस की आग को बुझाता था, उसके साथ ये जबरदस्ती काम करता था। मंजू इन सब चीजों को अच्छी तरह से समझती थी कि सिद्धि प्रसाद की क्या मंशा है, उसके साथ ये क्यों करता है। मंजू की बिल्कुल भी इच्छा नहीं करती थी कि अब सिद्धि प्रसाद उसे स्पर्श भी करे। इतनी नफरत मंजू के दिल में सिद्धि प्रसाद के लिए हो चुकी थी, लेकिन जो सिद्धि प्रसाद था वो मानने के लिए राजी ही नहीं था। अब वो तो यहाँ तक बिगड़ चुका था कि वो मंजू के ऊपर हाथ भी उठा दिया करता था, बेड से उसकी पिटाई भी कर दिया करता था।
मंजू एक तरीके से गुलाम बन करके रह गई थी और शादी के इतने सालों के बाद वो अपनी गृहस्थी बचाने के लिए सिद्धि प्रसाद के हर जुल्म को वो सहन भी कर लिया करती थी। जैसे जैसे शाम होने का टाइम होता था, मंजू की धड़कनें बढ़ जाया करती थी कि आज फिर वो जानवरों की तरह उसके साथ हरकतें करेगा। और अब सिद्धि प्रसाद मंजू के साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक तरीके से भी वो सारा काम किया करता था। मंजू जो थी वो तिलमिला जाया करती थी, उसका शरीर काफी ज्यादा जो है वो टूट कर रह जाया करता था। अब मंजू इस ऐसी जिंदगी से निजात पाना चाहती थी। अब मंजू के आसपास कोई ऐसा नहीं था जिससे मंजू अपनी दिल की बात कह सके। हालांकि उसके सास ससुर घर में थे, लेकिन सास ससुर से वो ऐसी बातें कैसे कह दे, और अपने मायके में भी नहीं कह सकती थी। मंजू इस सब चीजों को अपनी किस्मत समझकर झेले जा रही थी और सहन करती जा रही थी। लेकिन तभी जो सिद्धि प्रसाद का भांजा होता है आकाश, जो कि 24 साल का एक लड़का होता है, ये अक्सर सिद्धि प्रसाद के घर आता जाता रहता था। मंजू की उम्र यहाँ 40 साल है और जो आकाश है उसकी उम्र 24 साल है। तो अब आप देख लीजिए कि 16 साल का गैप था इन दोनों के बीच में। जब ये यहाँ पर आता था तो सिद्धि प्रसाद के साथ बैठ करके ये काफी ज्यादा गप्पे लड़ाया करता था, उसके साथ खाता था, पीता था, हंसता था। मंजू कई बार आकाश को देख करके इस हालत में बहुत ज्यादा उदास हो जाया करती थी। मंजू आकाश की जिंदगी जो थी वो आगे सुधर जाए, वो सिद्धि प्रकाश जैसा ना बन जाए, इसीलिए वो अक्सर ही आकाश को समझाती थी कि देखो आकाश, तुम्हारी अभी उम्र बहुत कम है, अभी तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, और अभी से तुम ये हरकतें छोड़ दो, ये शराब पीना और ये सब चीजें करना तुम बंद कर दो। जो आकाश होता है, जब मंजू इसे इतने प्यार से इन चीजों को समझाती थी तो उसके दिल में कहीं ना कहीं मंजू के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनना शुरू हो गया। आकाश जो था वो पहले तो मंजू को सिर्फ अपनी मामी के रूप में देखा करता था, लेकिन जब मंजू उसे इतने प्यार से समझाती थी, उसके साथ बैठती थी, और जो आकाश था जब वो मंजू के साथ हंसी मजाक भी करता था तो जो मंजू थी वो ठहाके लगाकर हंस पड़ती थी। तो आकाश को मंजू अब काफी पसंद आने लगी थी और अब इसका जो नजरिया था मंजू को देखने का वो बदल चुका था। अब ये मंजू के खास अंगों पर नजर रखता था। मंजू भी, जो कि महिलाओं में एक सेंस होता ही है, आकाश की नजरों को वो भले ही भाप जाती थी, वो पहचान जाती थी, लेकिन कभी उसने इस चीज का विरोध नहीं किया और ना ही कभी आकाश को टोकने की कोशिश की। इसी तरह से एक दिन जो मंजू है वो सुबह के 11 बजे लगभग घर का सारा काम करके लेटी हुई थी अपने बेडरूम के अंदर। इसके जो सास ससुर है वो खेतों की तरफ गए हुए थे, तभी आकाश घर आ जाता है। यहाँ पर जो मंजू लेटी हुई थी और आकाश सीधे इसके बेडरूम में आ चुका था, तो मंजू थोड़ा ऐसे ही थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे, तो आकाश की नजर मंजू के ऊपर पड़ जाती है। आकाश ने जब मंजू का ऐसा स्वरूप देखा और इसके उन अंगों पर इसकी नजर पड़ी तो वो खुद को रोक नहीं पाया। साथ ही साथ जो इसका हाथ था वो मंजू के संवेदनशील अंगों पर जाकर टच हुआ था, और जैसे ही इस तरीके से आकाश ने मंजू को छुआ तो मंजू एकदम से चौंक कर उठकर बैठ जाती है। आकाश डर जाता है, घबरा गया था। वो मंजू से माफी मांगता है कि मामी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं खुद को रोक नहीं पाया और आप कुछ इस मुद्रा में लेटे हुए थे कि मैं बस खुद को रोक नहीं पाया और मेरे हाथ अपने आप ही आपके तरफ बढ़ते चले गए। जब आकाश इस तरीके से गिड़गिड़ा रहा था, मंजू के सामने वो डर रहा था, तो मंजू यहाँ पर खिलखिलाकर हंस पड़ती है। आकाश से कहती है कि तुम्हारी उम्र ही ऐसी है, तुम्हारी जवानी का दौर ही ऐसा है कि महिला चाहे कोई भी हो और इस तरह से सामने आएगी तो तुम खुद पर काबू कर ही नहीं पाओगे। मैं इन सब चीजों को समझ सकती हूँ। जब मंजू इस तरीके से बोलती है तो आकाश को हिम्मत मिल जाती है, वो मंजू के पास बैठ जाता है और मंजू से फिर वो हंसी मजाक करने लगता है। लेकिन अब जो हंसी मजाक हो रही थी इसके अंदर डबल मीनिंग बातें चलने लगी। मंजू को भी आकाश की बातों में मजा आने लगा था। मंजू को भी ना जाने क्यों आकाश की तरफ आकर्षण होता जा रहा था, और इधर आकाश तो पहले से मंजू की तरफ आकर्षित है। अब जब दो दिल इस तरह से एक दूसरे की तरफ झुक रहे, दो जिस्म जब एक दूसरे के पाने की लालसा में है, तो इनकी चाहे बात जुबान पर आए चाहे ना आए, लेकिन दिल ही दिल की जो बात है वो तो दिल समझ ही लेता है। ये दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे की भावनाओं को समझ चुके थे। अब कमी थी तो सही मौके की और सही वक्त की। अब इसी तरीके से वक्त बीतता गया। जो मंजू थी वो भी आकाश को अपने जहन में लेकर घूमती और आकाश की भी यही हालत थी। ठीक एक रात को जैसे बताया गया कि जो सिद्धि प्रसाद है इसकी ए बी और सी शिफ्ट लगा करती थी, तो एक रात को जब सिद्धि प्रसाद नौकरी के लिए गया हुआ था और जो इसके सास ससुर थे ये भी पास पड़ोस में किसी के प्रोग्राम में गए हुए थे, तो मंजू यहाँ पर आकाश को फोन करके बुला लेती है कि मुझे तुमसे एक काम है तो तुम घर जल्दी से आ जाओ। जो आकाश होता है वो मंजू के पास आ जाता है। मंजू के पास जैसे ही आता है तो मंजू इसे अपने बेडरूम में ले जाती है और वहां पर ले जाने के बाद आकाश से कहती है कि आज मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर दूंगी। आकाश ये बात सुनता है तो खुशी से पागल हो जाता है। ये मंजू के ऊपर टूट पड़ता है। मंजू और आकाश जो है वो बिल्कुल ही बेसब्रों की तरह एक दूसरे के साथ जो है वो समय बिताना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आकाश का फर्स्ट टाइम था तो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इसको आनंद की ऐसी अनुभूति हुई थी जो इसने पहले कभी किया नहीं था, और जो यहाँ पर मंजू थी उसे ऐसा अनुभूति हो रही थी जैसे कि उसकी ये फर्स्ट बार हो और वो एक नई नवेली दुल्हन हो। किसी पुरुष के साथ उसने पहली बार ऐसा किया हो, क्योंकि काफी सालों के बाद कोई ऐसा प्यार करने वाला व्यक्ति मिला था जो कि उसे प्यार से इसके साथ वक्त गुजार रहा था, इतने प्यार से समय काट रहा था। मंजू की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब ये सिलसिला जो एक बार शुरू हुआ तो उसके बाद इनका सिलसिला चालू हो ही गया। यदा कदा जब भी समय मिलता तो ये सारा काम करते थे। अब आकाश जब इस तरीके से मंजू के पास आने लगा तो आस पास वालों की जो नजरें होती है वो तो सीसीटीवी कैमरा होती है, वो इनके रिडार से कोई ऐसा संबंध बच ही नहीं सकता। जो आस पड़ोस के लोग थे उनको तो पूरा पूरा शक हो ही चुका था मंजू और आकाश की जो रिश्ते के बारे में, जो रासलीला थी।
लेकिन आसपास वाले बोले भी तो बोले किसे। मगर एक दिन सिद्धि प्रसाद से जो पास आस पड़ोस के लोग होते हैं वो इस चीज को कह देते हैं कि आकाश का तुम्हारे घर पर आना कुछ ज्यादा ही हो गया। वो जब तुम्हारे माता पिता घर में नहीं होते, तुम नहीं होते, सिर्फ मंजू ही घर पर होती है, तब आकाश जरूर आता है। या तो मंजू उसे फोन करके बुलाती होगी, क्योंकि इतना संयोग तो हो ही नहीं सकता है कि घर में कोई भी ना हो और उसी वक्त आकाश का तुम्हारे घर पर आना हो जाए। तो तुम थोड़ा बात से ध्यान देना। तो यहाँ पर सिद्धि प्रसाद को जब ये बात पता लगती है तो ये सीधे शाम के टाइम पर घर पहुंचता है। नशे में तो दूध था ही। मंजू से वो सीधे सीधे पूछता है कि आकाश और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। मंजू ये बात सुनते बिल्कुल घबरा जाती है, उसकी जुबान लड़खड़ा जाती है। तो जैसे ही मंजू की जुबान लड़खाई तो सिद्धि प्रसाद का गुस्सा जो था वो सातवें आसमान पर था। तो वो कहती है कि जरूर तुमने कुछ गलत काम किया है, तो इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। वो मंजू के सारे कपड़े उतारने के बाद अपनी बेल्ट निकालता है और फिर उसकी खूब पिटाई करना शुरू कर देता है। मंजू जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है, रोने लगती है। आसपास के लोग इन सारी आवाज को सुन तो रहे थे, लेकिन कोई भी किसी मियां बीवी के बीच में क्यों ही जाए, क्योंकि ये किसी के घर का मैटर है तो उसे खुद ही सुलझाने दिया जाता है। मंजू को सारी रात पीता है। मंजू की सुबह तक हालत यही अधमरी तक जैसा कर देता है। अब मंजू तो इस तरह से पीती ही जा रही थी। तो ये दूसरे दिन आकाश को फोन करती है। आकाश जनपद एक गांव का ही, वहीं लखनऊ का एक गांव का रहने वाला था और वो एक फैक्ट्री के अंदर काम भी किया करता था। जब आकाश को ये बात पता लगती है कि उसके मामा ने यानी कि सिद्धि प्रसाद ने मामी को यानी कि मंजू को इस कदर से मारा पीटा है, तो फिर उसका खून खौल उठता है। लेकिन अब ये घर आए तो आए कैसे, क्योंकि यहाँ पर तो भेद खुल ही चुका था। अब ये दोनों मंजू और जो आकाश थे वो एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन मिलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। यहाँ पर जो मंजू है वो 1-1.5 महीना जैसे तैसे तो निकाल लेती है। इसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी और ये दोबारा रिस्क लेना नहीं चाहती थी। 1-1.5 के महीने बाद जो सिद्धि प्रसाद है इसका भी गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है और ये भी इन सब चीजों को भूलने लग जाता है। मंजू को फिर से थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। जब मंजू को थोड़ा टाइम मिल जाता है तो वो मौके पर चौका मार देती है। वो खेतों की तरफ घूमने निकल जाती है और जब खेतों की तरफ घूमने निकलती है तो वहीं पर फोन करके वो आकाश को बुला लेती है। आकाश आता है और एक पेड़ के नीचे झाड़ियों के पीछे ये इस तरीके से मिल रहे थे और यहाँ पर ये सारा काम दोनों जो है वो कर लेते हैं। ये सारा काम करते वक्त जब वो मंजू होती है वो जब सब कुछ कर लेती है तो फिर इसके ऊपर जो जगह जगह जो मारपीट के निशान पड़े हुए थे इनको आकाश देख करके एकदम से चौंक जाता है कि तुम्हारे शरीर पर इतने निशान कैसे है। मंजू कहती है कि पिछले 1-1.5 महीने में जो तुम्हारे मामा है सिद्धि प्रसाद, इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है उसके ऊपर जुल्म सितम करने के लिए। बढ़िया तरीके से मारा कूटा और फिर इसके साथ ना जाने कितनी बार हैवानियत भी की है और अब तो इसकी ये जंगलीपना आपको ज्यादा ही बढ़ चुका है, तो तुम मुझे इसे छुटकारा दिलाओ। आकाश कहता है कि मैं तुम्हें इसे छुटकारा जरूर दिलाऊंगा। मंजू कहती है कि तुम्हारे लिए तो सिर्फ बातें ही है, तुम्हें तो मजे लेकर जाना होता है, लेकिन भुगतना तो मुझे पड़ता है। तुम्हें पता है कि मेरी एक दिन कैसे जाती है। तो यहाँ पर आकाश कहता है कि तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। तो मंजू कहती है कि सही वक्त आने पर मैं तुम्हें फोन करूंगी और तुम समय पर आ जाना, बस तुम वो सब करना। ये बात कहते ही मंजू अपने घर चले जाती है और आकाश अपने घर चला जाता है। अब इसी तरीके से 24 मई 2025 की रात मंजू जो होती है वो आकाश को कॉल लगा देती है कि आज तुम्हारे जो मामा है सिद्धि प्रसाद, इसको मैंने अपने हाथों से कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करवा दिया है और अब इतना बेसुध होकर ये सोया हुआ है कि अब इसे कोई हिलाएगा उठाएगा तभी भी ये उठेगा नहीं। तो तुम जल्दी से आ जाओ और आज की रात तुम और मैं हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। इसके बाद जो आकाश था वो भी मंजू की खूबसूरती पर तो पहले से ही फिदा था। चाहे मंजू उसकी मामी है, वो उम्र में 16 साल बड़ी है, लेकिन जब इस तरह के रिश्ते कायम हो जाते हैं तो रिश्ते और उम्र इस चीज का इन सब चीज के बीच में कोई बात रही नहीं जाती है। तो ऐसे आकाश के लिए ना उम्र और रिश्ते का मतलब था और ना ही मंजू के लिए। इन दोनों को तो बस एक दूसरे के देह से ही मतलब था। रात के 11:30-12 बजे के आसपास जो आकाश होता है वो अपने एक दोस्त संजय के साथ मंजू के घर पर आता है। मंजू जो थी वो गेट खोल करके बिल्कुल इनका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। ये दोनों घर के अंदर एंटर होते हैं। मंजू बताती है कि बेडरूम में वो सोया हुआ है जो सिद्धि प्रसाद है और जाकर के तुम अपना काम करो। इन दोनों के हाथ में जो थी वो नायलॉन की रस्सी थी। संजय और आकाश जैसे ही उस बेडरूम में जाते हैं तो देखते हैं कि जो सिद्धू प्रसाद है वो बिल्कुल बेसुध होकर सोया हुआ है। तो फिर वो उस रस्सी को इस गले के इर्द गिर्द लपेट करके ये दोनों बुरी तरह से उसे खींचना शुरू कर देते हैं। सिद्धू प्रसाद जो है वो बचाव में हाथ पैर मारता है, काफी ज्यादा वो बचने की भी कोशिश करता है, लेकिन अब उसके पास कोई मौका ही नहीं था। थोड़ी देर के बाद सिद्धू प्रसाद जो थे वो इस दुनिया से चले गए थे। अब ये तो ठंडा पड़ गया था, लेकिन ये था कि अभी भी इसकी नब्ज हल्की हल्की चल रही थी, इसकी हल्की सांसें भी चल रही थी। तो इनको ये डर था कि कहीं ये दोबारा होश में ना आ जाए, कहीं इसकी जान ना बच जाए। तो इसीलिए जो आकाश होता है ये हथौड़ा लाता है और हथौड़ा लाने के बाद वो उसके सिर पर जो है वो लगातार कई बार जो है वार किए जाता है और फिर वहीं पर वो सारा कांड करता है। और फिर उसके बाद ये जो तीनों हैं मंजू, संजय और आकाश जो होते हैं रात के 2-2:30 बजे के आसपास सिद्धि प्रसाद को वहां से उठाते हैं और उठाने के बाद जैसे ही थोड़ी दूर सरकाते हैं तो फिर उसके जो खून था वो दिख जाता है। तो मंजू यहाँ पर उसके कपड़े चेंज कर देती है सिद्धि प्रसाद के और जो इसके पुराने कपड़े थे उनको वो पोटली बना लेती है। अब ये तीनों इसे ले करके उचित जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं कि कहां पर इसे डंप किया जाए। तो इसके घर के पीछे ही कुछ 50 मीटर की दूरी पर एक तालाब था और तालाब के पास में कई सारे ऐसे छोटे छोटे खड्डे बने हुए थे
तो एक खड्डे के अंदर सिद्धि प्रसाद के जो कपड़े थे वो डाल दिया जाता है और दूसरे खड्डे के अंदर जो थोड़ा लंबा चौड़ा था उसके अंदर सिद्धि प्रसाद को डाल दिया जाता है और फिर ये घर वापस आ जाती है। मंजू के घर वापस आने के बाद पूरे कमरे की साफ सफाई करती है, बेडशीट वगैरह चेंज कर देती है और जहां जहां भी थोड़े से भी दाग थे उसे धोना शुरू कर देती है। सुबह तक मंजू सारा काम निपटाने के बाद आराम से सो जाती है और जब सुबह इसको लगता है कि अब एक्टिंग करने का टाइम आ गया है तो फिर ये अपने पति को ढूंढते हुए घर से बाहर निकलती है और जब पीछे की तरफ जाती है तो इसे तो पहले से सब कुछ पता था। वहां जाकर के ये दहाड़े मार करके रोना शुरू कर देती है। पुलिस मंजू और आकाश की सारी बात सुनने के बाद इसके घर पर आती है और फिर इसके घर की पूरे घर की जब फोरेंसिक टीम जांच करती है तो घर के फर्श पर, बेड पर और दीवारों पर कई सारे जगहों पर सिद्धि प्रसाद के जो है ब्लड के स्टेन मिले थे। वहां से वो हथौड़ा और नायलॉन की रस्सी भी पुलिस बरामद कर लेती है, जहां पर मंजू, आकाश और संजय जो थे इन तीनों को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ एक खुलासा और होता है कि जो संजय होता है ये सारे काम में इनकी सहायता करने के लिए 50,000 रुपए मंजू ने संजय को दिए थे। तो पैसों की लालच में ये जो लड़का था ये भी इनके साथ हो लिया था। खैर पुलिस अब इनको गिरफ्तार करके इनकी चार्जशीट अदालत में पेश कर देती है और अब ये हाल ही का ही मामला है। इनका जो मामला है वो अभी कोर्ट में है। अब कोर्ट इन्हें क्या सजा सुनाता है ये तो वक्त के घर में है। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक रहस्यमय सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।